आज ये हमारे प्रैक्टिस सेशन का पहला दिन है और सबसे पहला टेस्ट हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं जो कराया गया था। इसको हमने नाम दिया है GPT 1। इसका मतलब ग्रामर प्रैक्टिस टेस्ट 1। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिगार्डिंग मॉडल्स इज इनकरेक्ट। मॉडल्स के संदर्भ में इसमें कौन सा सेंटेंस आपको इनकरेक्ट लग रहा है। ठीक है, आप सभी ने किया है। अब आप सभी को आंसर पता है, तो आप सभी यदि कुछ भी बताते हो तो अब तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी गिवन द टेस्ट। तो अब हम सीधे डिस्कशन पे फोकस करेंगे। तो अगर आप ध्यान दें तो आप पहले सेंटेंस को छोड़ें तो बाकी तीनों सेंटेंस सही है। दे शुड स्टैंड बाय देयर फैमिली, इफ ओनली आई वुड सी यू टुमारो, सी नीड नॉट अटेंड द पार्टी। जो पहला वाला सेक्शन है ये आपका जो है पहला वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। और उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो आपको सभी को पता है कि शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता है। एक तो ये मिस्टेक है। दूसरा ये है कि जब कोई चीज किसी चीज के लिए आपको मॉरल ऑब्लिगेशन हो, आपको लगे कि नहीं ये चीज जो है करना जरूरी है आपके लिए या किसी और के लिए, लेकिन उसमें मॉरलिटी का थोड़ा पक्ष हो, ठीक है, आपकी मॉरल ड्यूटी की बात हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑट टू का प्रयोग करना होता है। तो अगर इस सेंस में देखें तो टू इसलिए रखा गया है ताकि हम शुड की जगह पे यहां ऑट का प्रयोग हम कर सकें। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस बनेगा दैट विल बी स्वरा आट नॉट टू कंज्यूम ऑयली फूड। क्योंकि स्वरा की तबीयत सही नहीं है, उसके लिए ऑयली फूड बहुत ही घातक साबित हो रहा है और इसीलिए जो है ऐसा बोला जा रहा है कि उसे ऑयली फूड नहीं, तो ये उसके लिए मॉरल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए यहां ऑट का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब भी मॉरल ऑब्लिगेशन, अपने दिमाग में एक शब्द बैठा लीजिए, मॉरल ऑब्लिगेशन, जब आपको लगे कि मॉरल ऑब्लिगेशन है, ठीक है, अंतरात्मा से कोई चीज आवाज है, ठीक है, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा लेकिन आपको जरूर करना चाहिए, उस केस में आप करते हैं ऑट का प्रयोग। बाकी ज्यादातर कंडीशन में नॉर्मल कोई कंडीशन है तो शुड का करें, और अगर एकदम नेसेसिटी है तो फिर आप करेंगे मस्ट का प्रयोग। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो ये तीन चीजें अपने दिमाग में रखना है आपको, शुड, ऑट टू, मस्ट। ऑट टू का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है, नॉर्मली हम लोग शुड और मस्ट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑट का जो यूज है वो मैंने आप सभी को बता दिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिगार्डिंग टेंस इज इनकरेक्ट। यहां पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो टेंस से रिलेटेड इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप पहले सेंटेंस को देखते हैं तो श्रेया सेल्डम गेट्स लेट। ठीक है, तो सेल्डम तो कभी कभी, तो कभी कभी लेट होती है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। द पर्स बिलोंगिंग टू मी, अगर इस सेंटेंस को आप देखते हैं तो यहां मिस्टेक आपको तुरंत नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पे कोई वर्ब जो है सीधे बिलोंगिंग है। बिलोंगिंग को एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, या फिर इस सेंटेंस को बनाया जाना है द पर्स बिलोंग्स टू मी, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा। ठीक है, बाकी तीसरा सेंटेंस देख लें, दो बैग्स कंटेन प्लेंटी ऑफ शुगर, एकदम सही है। दे हैवंट सीन स्वरा लेटली, स्वरा का एस कैपिटल करना पड़ेगा, उन्होंने स्वरा को, लेटली का मतलब कोई मुझे बता सकता है, जल्दी बताएं फास्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, कैन एनीवन टेल, जल्दी बताइए फास्ट। जो ये क्लास है ये बहुत कुछ आपको देने वाला है। ठीक है चंचल, बहुत बढ़िया, हाल में ही का मतलब तो है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सीमा यादव एडजेक्टिव बोल रही नहीं, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो जितने भी लोग बोल रहे हैं लेटली, यस, अच्छा स्मिता टेंस भी बता रही, ठीक है, तो ये एडवर्ब है और सिंपल सी बात है एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लेट, तो लेट भी एडवर्ब है, ठीक है, लेकिन ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन दोनों देखो, कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज ना हो, लेट भी एडवर्ब है, लेटली भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। लेट, अगर मैं कहूं कि आई केम लेट, तो इसका मतलब मैं देर से आया, लेट एडवर्ब है लेकिन ये देर से का मतलब दे रहा है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि दे हैवंट सीन स्वरा लेटली, यानी उन्होंने स्वरा को रिसेंटली नहीं देखा है, हाल में नहीं देखा है, तो यहां हाल ही का मतलब है, यानी दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो बहुत से ऐसे, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आपके दो दो ऐसे हैं एडवर्ब हैं, ठीक है, जैसे हार्ड, इसी प्रकार से कुछ एडवर्ब को बता रहा हूं, जैसे हार्ड हो गया हार्डली, देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जो मीनिंग हार्ड दे रहा है वो चीज हार्डली नहीं दे रहा है। ठीक है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम। ठीक है, कठिन,
बिल्कुल स्मिता, लेट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। यहाँ फिलहाल मैं एडवर्ब के डबल रूप की बात कर रहा था, तो मैंने आप सभी को दिखाया। दुनिया में कोई भी वर्ड एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है, वो उसके यूज पे डिपेंड करता है। लेकिन बस एक बात ध्यान देना है कि यहाँ मैं एडवर्ब के आपको दो दो रूप दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग इस चीज को जानो कि लेट लेटली एडवर्ब है, हार्ड हार्डली एडवर्ब है। दोनों के यूज अलग अलग हैं, अलग अलग कंडीशन में यूज है, और यही आपके एग्जाम में आता है और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एरर में, जब पूछ दिया जाएगा, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जहां पे हार्ड का यूज करना है, वहां पे यदि हार्डली सेंटेंस में लिख देगा तो गलत हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, अगर मैंने कहा कि रवि वर्क्स हार्डली, अगर मैं ये बोलूं कि रवि वर्क्स हार्डली, तो ये गलत है। कोई बता सकता है इज इट गलत, इट इज रॉन्ग और नॉट? बताइए ये गलत है कि नहीं है? रवि वर्क्स हार्डली ये सही है कि गलत है? और अगर इसका सही बनेगा तो क्या बनेगा? अगर इसका सही बनेगा तो रवि वर्क्स हार्ड, ठीक है भाई, निधि सिंह कह रहे हैं सही है। रवि वर्क्स हार्डली गलत है। अगर आप इसको सही बनाना चाहते हो तो दो तरीका है। एक तो आप बना सकते हो कि रवि वर्क्स हार्ड, और दूसरा तरीका है रवि हार्डली वर्क्स। ध्यान देना है, दोनों तरीके से सही है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है। अगर आप बोल रहे हैं रवि, ठीक है, वर्क्स हार्ड बोल रहे हैं तो सही है भैया, लेकिन आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो रवि हार्डली वर्क्स, तब ये सही है। तो अगर हार्डली के पोजीशन को आप आगे कर दो तो उस कंडीशन में सेंटेंस सही हो जाएगा। ये किसी ने नहीं बताया, केवल कुछ लोगों ने बताया। ठीक है स्मिता, आप बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? एकदम से डीपर लेवल पे ले जा रहा हूं, ज्यादा नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो ज्यादा डूब जाओगे आप। तो इसलिए बीच बीच में रोक दूंगा कि ज्यादा डूब गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना? फिर कहोगे सर आप आज तो पूरा ग्रामर हमें आज ही पढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो गया भाई, चीजें कनेक्ट करता जा रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी बचने वाला नहीं है, देखना जो हम लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं यही आप एग्जाम में आया हुआ रखा है सारा। अभी तो ये पहला टेस्ट है, ऐसे हमें 5 महीने लगातार टेस्ट करने हैं, सोच लो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिगार्डिंग आर्टिकल्स इज करेक्ट? इसमें से आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो इसका मतलब पहले ये समझ लो इनकरेक्ट कौन कौन है। अब यहां देखते हैं। इट इज क्वाइट कोल्ड डे, गलत है। क्वाइट अ कोल्ड डे, क्वाइट अ कोल्ड डे। स्वरा इज एज इंटेलिजेंट अ स्टूडेंट एज हर ब्रदर इज, ध्यान दे। रीवा इज टू फैट अ स्टूडेंट टू वॉक प्रॉपरली। समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी डीपर लेवल पे है। आप अगर ये अलग अलग आता तो शायद बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते। ये तो आपको बस एक करेक्ट छाटना है तो आप करेक्ट वाला आसानी से पा गए, लेकिन 3 इनकरेक्ट हैं, कहां पे गड़बड़ियां हैं ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग को समझ में आ गया कि भाई इनके पहले तो आपको ए का प्रयोग करना ही पड़ेगा। जब भी कोई नाउन है अगर उसके पहले एडजेक्टिव आ गया तब भी तो ये लेगा ही। भाई रूल क्या है आर्टिकल का? आर्टिकल का भाई अगर हम ए की बात करें या एडजेक्टिव की बात करें या आर्टिकल की बात करें तो ये हमेशा नाउन से पहले आता है। अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ गया तो भैया उसके पहले आएगा। तो इस तरह से अ कोल्ड डे हो गया, अ स्टूडेंट तो यहाँ आएगा ही, अ स्टूडेंट यहाँ भी है, और यहाँ पे ऑलरेडी है साइलॉक इज अ मच हीटेड कैरेक्टर, तो ये ऑलरेडी सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो शुरू के तीनों गलत हैं और लास्ट वाला यहाँ पे आपका सही। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिलेटेड टू द प्लेस ऑफ एडवर्ब? देखो ये थोड़ा सा वो हो गया, प्लेस एंड होना था, प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम इज करेक्ट। यानी यहाँ पे एडवर्ब की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसमें से बताना कि कौन सा गलत, कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट है। यानी इसका मतलब ये होगा कि 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो चलो देखते हैं भाई। ठीक है, जैसे माई फादर गोज ऑफन एवरी सैटरडे, जल्दी से देखिए क्या ये इनकरेक्ट है कि करेक्ट है? इनकरेक्ट है। आपको यहाँ पे वास्तव में ना पोजीशन ऑफ एडवर्ब की बात हो रही है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। यानी जब आप एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं तो ये कहाँ यूज होगा, ये आपको समझना है। तो ऑफन कहाँ होगा? वर्ब से पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? माई फादर ऑफन गोज एवरी सैटरडे, ये होगा। दे कम यूजली, दे यूजुअली कम। ठीक है, रेन एंड मार्टिन की बुक में जहां पोजीशन ऑफ एडवर्ब लिखा है, प्लीज आप लोग उसे रीड करें, वहीं से क्वेश्चंस लिए गए हैं। वी टॉक नेवर, वी नेवर टॉक इल ऑफ एनीवन, और ये वाला सेंटेंस आपका सही है। सोरा इज ऑलवेज ऑनेस्ट, ये सही है आपका। तो अगर सही देखा जाए तो आपका डी सही है, बाकी ऊपर के तीनों सेंटेंस गलत हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अब एक बात समझना है, इससे आपको क्या समझ में आया? अगर इस पूरे सेंटेंस को देखते हैं, चारों एग्जाम्पल को, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए था कि भाई ये जो शुरू के 3 एग्जाम्पल है यहाँ पे जो एडवर्ब है वो तो वर्ब से पहले आ रहा है। समझो बात को, यानी शुरू के 3 एग्जाम्पल में एडवर्ब वर्ब से पहले आ रहा है, लेकिन चौथे वाले एग्जाम्पल में जो एडवर्ब है वो तो वर्ब के बाद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब इज है। इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैन एनीवन टेल? यानी शुरू के 3 सेंटेंस में
एडवर्ब वर्ब से पहले आ रहा है, लेकिन चौथे सेंटेंस में अचानक एडवर्ब वर्ब के बाद आ गया, उसके बावजूद भी वो सही हो गया और ऊपर के 3 गलत हो गए। तो अब एक बात ध्यान देना है कि जब ऐसी कंडीशन आएगी कि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब है, ठीक है, और वहां पे जब मेन वर्ब होगा, यानी एक तरह से आप ऐसे कह लो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, तो अगर वहां पे ये वर्ब है, जो भी फाइनाइट वर्ब है, तो उसके पहले आपको ये यूज करना है। और अगर कोई सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब यानी इज एम आर वाज वर्ब, ये जो वर्ब बी है, ये यदि मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो आपको इसके बाद में यूज करना होगा। बस यही नियम है, यही अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो यही कॉन्सेप्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिवाइज। अब पैसिवाइज में देखते हैं। ये थोड़ा सा भाई, जब आप लोग का टेस्ट बना था तो थोड़ा सा बाई मिस्टेक क्या हो गया था कि ये चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सी की जगह पहुंच गया था गलती से, और ये क्वेश्चन में चला गया था। अब ये क्लियर करेक्ट हो गया। अब ध्यान दें, सेंटेंस आपका है कि हु टॉट यू इंग्लिश, किसने आपको इंग्लिश पढ़ाया। अब एक बात ध्यान दो, हु टॉट यू इंग्लिश, यहां ध्यान दें। जब भी आप पैसिवाइज बनाते हैं तो चीजों को समझें आप। जब भी हु वाला होगा ना, तो यहां करना क्या है कि हु का हो जाता है बाई हुम। देखो, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले जाओ, तो हु की जगह बाई हुम, इंग्लिश आगे चला गया। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है कि आप कहो अरे सर, यहाँ तो दो दो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। अब दो दो ऑब्जेक्ट है तो क्या करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों ऑब्जेक्ट को एक एक बार आगे सब्जेक्ट की जगह ले सकते हो। और इस तरह से अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, तो जब उसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो यानी दो पैसिव वाइज बन सकता है, ठीक है। एक बार आप यू वाले से बना सकते हो, एक बार इंग्लिश से बना सकते हो। तो वही सेम हुआ है, जैसे दूसरा वाला सेंटेंस बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू, और एक सेंटेंस बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि हु वर यू टॉट इंग्लिश बाय, इसमें आपको डाउट हो सकता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि अगर आप सपोज करो कि हु की जगह पे आप हुम की जगह पे हु का प्रयोग कर रहे हो, तो आप ये जो बाई है उसको बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं फिर डब्ल्यू एम एक वर्ड बोलूंगा, डब्ल्यू एम का मतलब बाद में आप सभी को बता दूंगा। डब्ल्यू एम में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पेज नंबर 69 पे आपको सीधे सीधे एक एग्जाम्पल मिलेगा, और उस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि हु टॉट यू फ्रेंच, ठीक है। तो वहां चारों एग्जाम्पल जो अभी हमने सेम दिया है ऐसे ही दिया हुआ है, बस हमने फ्रेंच की जगह यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। कभी भी यदि दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट से आप दो बना सकते हैं पैसिव वाइज, लेकिन यदि हु का केस है तो हु वाले केस में एक तीसरा बन जाएगा जिसमें बाई लास्ट में लगा सकते हो। मैं आप सभी को एक दो सेंटेंस बोल रहा हूं और चेक करता हूं कि क्या आप दो ऑब्जेक्ट वाले को बना सकते हैं कि नहीं। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, जल्दी से आप सभी को लिखना है, बताना है। he handed her he handed her a check, जल्दी से बताना। he handed her a check, उसने उसको एक चेक दिया। अब इसको जल्दी से आपको पैसिवाइज बनाना है। उसने उसको एक चेक दिया, तो अब इसमें देखो आप, दो ऑब्जेक्ट, एक तो हर है, एक है अ चेक, ठीक है। तो सिंपल सा बन जाएगा कि अ चेक वाज हैंडेड टू हर, एक तो ये बन जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, शी वाज हैंडेड अ चेक बाई हिम, आप लगा दो ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इस तरह के केस में करना कुछ नहीं है भाई। आप सभी को पता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाई लगाते हैं। वर्ब की दुनिया में चाहे जो फॉर्म हो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी बताओ सभी को क्लियर हो रहा है। अब बच्चों की तरह नहीं भाई, आपको पूरा एक्टिव पैसिव का नियम तो नहीं बताया जाएगा ना यहाँ, अदरवाइज तो फिर वो 2 क्लास लग जाएगा उसी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिवाइज। अच्छा ये तो हो गया, अगला सेंटेंस 6 है। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन रिगार्ड्स टू प्रोनाउन। प्रोनाउन के संदर्भ में कौन सा सेंटेंस आपको ग्रामेटिकली गलत लग रहा है भाई, पढ़ते हैं। द बेगर हुम वी हैड सस्पेक्टेड, बेगर जिसके ऊपर हमने सस्पेक्ट किया था गिल्टी होने का, ठीक है, कि वो अपराधी है, टर्न आउट टू बी इनोसेंट, वो इनोसेंट साबित हुआ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, एकदम सही है सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, निधि सिंह कह रही है गलत है। निधि सिंह बताओ क्या गलत है यहाँ पे, क्या गलत है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पर। देयर वर 8 इंडस्ट्रीज वर्कर्स एंड 5 लेजी वन इन द फैक्ट्री। अब यहीं पे गड़बड़ है। क्योंकि देखो इंडस्ट्री वर्कर्स तो सही है, ठीक है, यहां पे तो इंडस्ट्री कर लीजिएगा, 8 इंडस्ट्री वर्कर्स, ठीक है, तो यानी इंडस्ट्री के वर्कर कितने हैं, 8, ठीक है, एंड 5 लेजी वन इन दिस फैक्ट्री, ठीक है। अब यहां पे गड़बड़ी है कि जो 5 है इसके साथ लेजी वंस आएगा। देखो वन का प्लूरल होता है वंस, ये ध्यान रखना है, तो यहां पे वंस आएगा और यही मिस्टेक है यहां पे, ठीक है जी। बाकी जो है और सही है। ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न इट बिफोर नवंबर, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम एज माइन, एकदम सही है। तो ये बी वाले में यहाँ पे मिस्टेक था कि यहाँ वंस का यूज होना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव से निगेटिव ट्रांसफॉर्म करना। देखो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस टेस्ट में आपको नहीं मिलेगा। अगर अभी तक आप लोग देखो तो कितने टॉपिक को पढ़ चुके हो आप, मॉडल, हर सेंटेंस हर टॉपिक पे है। आपने मॉडल पढ़ लिया, आपने टेंस पढ़ लिया, आपने आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने जो है पैसिव वाइज पढ़ लिया, ठीक है, आपने जो है प्रोनाउन से रिलेटेड पढ़ लिया, यानी हर क्वेश्चन हर टॉपिक पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये कोशिश की गई है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। ब्लड इज थिकर देन वाटर। ब्लड जो है वाटर से थिकर होता है, मोटा होता है। अब इसको बनाना है आपको इंट्रोगेटिव। ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि मीनिंग में बदलाव ना हो, उसी तरह का मतलब हो। तो अगर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आप उसे इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, उसमें नॉट लगा दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो आप सीधे पूछो कि क्या ब्लड वाटर से थिकर नहीं होता है, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन मार्क की कमी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं और यहाँ पे ध्यान दे, रीअरेंज द गिवन सेंटेंस ऑफ सेक्शंस ऑफ अ सेंटेंस इनटू प्रॉपर ऑर्डर। आपको बताना है कि यहाँ पे जो है आपको एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये जम्बल्ड सेंटेंस है, ठीक है, एक सेंटेंस को जो है इधर उधर कर दिया गया, आपको सही क्रम में लगाना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपके आया था, पिछली बार भी आया था, तो ये आते रहते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो फिलहाल ये सेंटेंस के आधार पे है, कभी कभी पैरा जंबल्स आते हैं, पैरा जंबल्स में एक पैराग्राफ के ही अलग अलग सेंटेंस को इधर उधर कर दिया जाता है, ये तो एक सेंटेंस को किया गया, तो ये ज्यादा आसान है। अब यहाँ जल्दी से देखना है कि इसको कैसे सेट करें। जब आप इसको सेट करोगे तो सबसे पहला सेंटेंस इसमें क्या हो सकता है, तो अगर आप देखें तो पहला सेंटेंस ये, अच्छा स्मिता का जवाब आ चुका है, पीएस की वार, चलो ठीक है, और लोग भी प्रयास करिए भाई। टुडे वी आर रिमाइंडेड आफ्टर स्टोरी, ठीक है, ऑफ अ यंग अफगान रिफ्यूज अहमद, यानी आज जो है हम लोग रिमाइंड कराए जाते हैं एक यंग रिफ्यूजी का अफगान के, जिसका नाम अहमद है। अब इसके बाद सीधे अहमद के बाद हु आएगा, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही है, हु, जो सॉट रिफ्यूज इन इंडिया, जिसने इंडिया में रिफ्यूज लिया, फियरिंग प्रोसिक्यूशन इन हिज होम कंट्री, उससे अपने होम कंट्री में डर था कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, तो उसने इंडिया में रिफ्यूज लिया। तो अब पी के बाद क्या हो गया, यस हो गया दूसरा। फिर उसके बाद क्या हो गया, आफ्टर, ठीक है, परसुइंग हिज एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो ये आपका क्रम चलेगा, यानी पहले पे आपका पी है, फिर उसके बाद से एस है, फिर क्यू है, आर है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज तो नहीं है ये, आराम से कर लेंगे चाहे जैसा आ जाए, हर प्रकार के क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ये देखिए, हमने नॉन फाइनाइट्स की बात कर रहे हैं। नॉन फाइनाइट्स आप सभी को पता है, नॉन फाइनाइट्स एक ऐसा वर्ब होता है जो वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं होता, कहता मैं नहीं बदलूंगा, सब्जेक्ट के पर्सन और जेंडर के हिसाब से जो नहीं बदलता है वो होता है नॉन फाइनाइट्स। और फाइनाइट्स कौन होता है, जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से अपने रूप को बदलता रहता है। तो फाइनाइट वर्ब बहुरूपिया है, ठीक है, और नॉन फाइनाइट एकदम फिक्स्ड है। अगर आपने लिटरेचर पढ़ा हो तो लिटरेचर में 2 प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, लिटरेचर में 2 प्रकार के, एक कैरेक्टर होता है फ्लैट कैरेक्टर, एक होता है डायनेमिक। तो आपका जो फाइनाइट वर्ब वो डायनेमिक कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है ये डायनेमिक नहीं, एकदम एक जैसा हमेशा रहेगा, बदलेगा नहीं, अपने रूप को नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ ग्लिटरिंग लाइट वाज प्रेजेंट, तो यहां ध्यान देना है, ग्लिटरिंग लाइट, ये जो ग्लिटरिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल एकदम सही है। अच्छा यहीं पे एक बात और समझ लेते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कई बार हम बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव, क्योंकि वर्ब की तरह भी काम करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है और एडजेक्टिव की भी तरह काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया भाई, वर्बल एडजेक्टिव। ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है,
ठीक है, तो यहाँ लाइट एक नाउन है जिसके पहले आया। दूसरा आगे बढ़ते हैं, बर्न्ट चाइल्ड फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन। यहाँ पे पार्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्ट पार्टिसिपल के रूप में जब एडजेक्टिव के रूप में आती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे चाइल्ड कैसा है, बर्न्ट है, ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे बर्न्ट जो है आपका ये पास्ट पार्टिसिपल है, चाइल्ड से पहले आके एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं जी, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क स्वरा वेंट टू स्कूल, ये भी सही है, अपने होमवर्क को कंप्लीट करके। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं डी नंबर पे, समीर वेंट बैक डिसअपॉइंटेड, ये गलत है क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है एडजेक्टिव के रूप में, तो ये वास्तव में डिसअपॉइंटेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर मैं बोलूं कि आई एम टायर्ड, तो टायर्ड क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। नोट करते जाएं फटाफट मेरे साथ, जितना पेन तेजी से चलाओगे उतना मजा आएगा, उतना चीज आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगा आई एम उंडेड, ठीक है, तो ये सारे कंडीशन में ये जितने लास्ट वाले आपके वर्ब आ रहे हैं वो सब एडजेक्टिव हैं, और एडजेक्टिव में भी कैसे, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। कई बार ये शुरू में आते हैं, कई बार एंड में भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि वर्ब के पहले ही आए, सॉरी नाउन के पहले ही आए, ठीक है, एडजेक्टिव अकेले भी आ सकता है, ठीक है, जिसे प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, थोड़ा सा कठिन भी हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, आप बोलो तो कम बोल दूं, कम समझाओ। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हर टॉपिक को समझना है भाई। क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या होता है, टैग मतलब पूछ, यानी पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल पूछ लगा दिया जाएगा थोड़ा सा। अब होता क्या है, क्वेश्चन टैग बस हुकारी परवा, हिंदी में कहते हैं ना गांव में हुकारी परवाते हैं, हुकारी परवाने का मतलब बस हाँ या ना बोल दो भाई, ठीक है, खाना खा के आए हो ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, किसी चीज को कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई, यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप बात करेंगे क्वेश्चन टैग की, तो जो भी आपका सेंटेंस होगा अगर वो पॉजिटिव है तो टैग हो जाएगा निगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग हो जाएगा पॉजिटिव, बस इतना ध्यान देना। टैग बनाते कैसे हैं, टैग का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा और प्लस उसके बाद यदि नॉट लगाना है तो आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लगाओगे, किस में लगाओगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो क्या होगा, दो तरीका है, यदि आपका जो सेंटेंस है वो निगेटिव है तब तो भैया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगा दो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट रहेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, कैन नॉट नहीं कांट बोलिए, ठीक है, सैल नॉट नहीं सैंट बोलिए, ठीक है, विल नॉट नहीं ओंट बोलिए, डिड नॉट नहीं डिंट बोलिए, डू नॉट नहीं डोंट बोलिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखो कितने कॉन्सेप्ट सब ऐसे जुबान पे याद कराते हैं आपको। बॉयज सेल्डम वीप, अब देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज, सेल्डम निगेटिव है, मतलब आसान में भी कठिन कर दिया। अगर कोई निगेटिव चाहे, ऐसा नहीं कि नॉट दिखेगा तभी निगेटिव होगा, नॉट नेवर नो दिखेगा तभी निगेटिव नहीं होगा, अगर कोई निगेटिव वर्ड आ गया जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, तो भी वो सेंटेंस निगेटिव ही माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको निगेटिव मान के हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लगाना है। तो बॉयज सेल्डम वीप, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आपको खोजना पड़ेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां हेल्पिंग वर्ब होगा डू और बॉयज के हिसाब से सब्जेक्ट दे। आगे बढ़ते हैं, दिस इज नॉट एन अम्ब्रेला, जब भी दिस इज होगा तो वहां पे आपका जो हो जाएगा वो इट हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो है, तो यहां पे इट हो जाएगा, तो इज इट चूंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। वन मैन कैन लिफ्ट द बैग, अब ध्यान देना, वन मैन है, वन मैन, वन मैन एक नाउन की तरह आया हुआ है, ये मैन एक नाउन की तरह आया है, उससे पहले वन आया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव की तरह। तो अब ध्यान देना, पूरा पूरा नाउन है वन मैन, वन मैन क्या दिखाता है, सिंगुलर नाउन को दिखाता है, अगर सिंगुलर नाउन है तो आप वन नहीं, अब आपको ही का यूज करना पड़ेगा क्योंकि वन यहां पे सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया है, ठीक है, तो आप सीधे क्या हो जाएगा, वन मैन कैन लिफ्ट द बैग क्या हो जाएगा, कांट ही हो जाएगा क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। देयर इज नॉट अ काउ, तो इज देयर, ये भी एकदम सही है। ठीक है, तो ये आपका एकदम क्लियर, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं, काफी इसमें डीपर लेवल के भी चीजें मैंने बता दिया है, याद रखेंगे एग्जाम में आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब हम जल्दी जल्दी और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ 85 मिनट का है, 50 मिनट में इस क्लास को मुझे डिस्कशन को एंड करना है। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन ऑफ द नाउन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। बुलक का मतलब होता है बैल, बैल एक मेल है, इसका फीमेल होता है हेफर,
ठीक है, बहुत बढ़िया। एबॉट का मतलब होता है मठाधीश, मठ का जो अधिकारी होता है किसी मठ का, जैसे जो है आप महंत जिसे बोलते हैं, जैसे आपके जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये कभी गोरखनाथ टेम्पल के महंत थे, एबॉट थे। तो अगर कोई फीमेल कहीं किसी की महंत है तो वो एबेस बोली जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आपका क्या हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया। ठीक है, कॉल्ट का फिली, कॉल्ट क्या होता है, घोड़े का बच्चा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, फीमेल फिली हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे जो गलत है वो ये है, हार्ट। हार्ट का मतलब क्या होता है, एक हिरन होता है, एक प्रकार का हिरन होता है, स्पेशली जो रेड डियर होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उनका उनका प्लूरल डो नहीं होता है, डो गड़बड़ हो गया, डो वास्तव में बक का होता है, BUC के। तो बक का होता है डो, बक भी एक प्रकार का हिरन ही है, तो बक का डो होता है, हार्ट का रो होता है, ROE। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये आपके सामने दिया गया है ताकि आप एग्जाम में गलत ना करो। अलग अलग एग्जाम में ये अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट वाले, जो हम आपको अपने टेस्ट में लगातार कराते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन डालने से, टुनटुन लिव्स, टुनटुन रहता है, रहती है, कहाँ रहती है भाई, 40, इसके घर का नंबर दिया है, इसके घर का नंबर है, हाउस नंबर है, ये लोकेलिटी का नाम है। तो भैया अगर किसी के घर का नंबर दिया हो तो उसके पहले आप ऐड का प्रयोग करोगे कि इन का प्रयोग करोगे, तो हमेशा याद रखना, यदि घर का नंबर है तो ऐड का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि घर के बजाय केवल गली का नाम दिया हो, जैसे मैं कहूं कि टुनटुन वृंदावन की गलियों में रहती है, तो अगर वृंदावन की गलियों में रहती है तब तो इन का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो अगर गली है तब आपको इन का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि घर है तो आपको ऐड का प्रयोग करना पड़ेगा, घर का नंबर होना चाहिए, हाउस नंबर। ठीक है, ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके एग्जाम में आ चुका है, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं जी। अब यहाँ पे राम वेंट देयर माई बाइक। अच्छा ये बताओ, अगर आप कहीं पे कहीं जाते हैं, अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अगर आप कहीं किसी साधन से जाते हैं तो आप नॉर्मली किसका प्रयोग करते हैं, आप बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, हेलीकॉप्टर, किसी चीज से जा रहे हो, बाई का प्रयोग करो। लेकिन अगर किसी स्पेशल ट्रांसपोर्ट के साधन से जा रहे हो, किसके भाई, अगर कोई स्पेशल ट्रांसपोर्ट का साधन है तब आपको चेंज करना पड़ेगा, और ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑन का प्रयोग और इन का प्रयोग करना पड़ेगा, ऑन का प्रयोग और इन का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑन का प्रयोग कहां करना है, इन का प्रयोग करना है, कैन एनीवन टेल, क्या कोई बता सकता है कि ऑन का प्रयोग कब करेंगे, इन का प्रयोग कब करेंगे, क्या कोई बता सकता है, एनीवन, नहीं बता सकता है। आप जल्दी से सुन लो, एस के सर बता रहे हैं फटाफट। ठीक है, ऑन का प्रयोग आप कब करोगे, ऑन का प्रयोग यदि बात कर रहे हैं हम बाइसिकल की भी, ठीक है, CYCLE, अगर बाइसिकल की बात हो जाए, अगर बस की बात होगी, अगर ट्रेन की बात होगी, अगर शिप की बात होगी, अगर प्लेन की बात होगी, तो इन सब के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे, अगर वो स्पेशल है या पर्सनल है। ठीक है, अगर आप बात इनकी कहाँ पर प्रयोग करोगे, अगर कार आपका पर्सनल या स्पेशल है, या टैक्सी या वैन, तो ऐसे केस में ये आपको याद रखना है कि आपको इनके लिए ऑन और इनके लिए इन, फटाफट अपनी कॉपी में नोट करें, आपको भूलना नहीं है। अगर आप जनरल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जनरल बात हो रही है, कोई स्पेशल नहीं, तब तो आप करोगे बाई का प्रयोग। लेकिन यदि आप उसके पहले कोई एडजेक्टिव लगा दो, ठीक है, एडजेक्टिव जैसे लगेगा वो स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो पब्लिक वाला क्यों ना हो, अगर एडजेक्टिव लग गया तो फिर वो स्पेशल हो जाएगा, और फिर उसके केस में उसके पहले आपको ये रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि अपनी कार से या रवि की कार से, ठीक है, तो फिर आपको करना पड़ेगा कि इन रबीज कार, बाई रबीज कार नहीं होगा, तो ये ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें ध्यान दीजिए, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से इन माई कार बिल्कुल सही है। तो ये है भैया, तो इसीलिए यहाँ पे अब आप ध्यान देंगे, बाइक के लिए मैंने ऑन बताया तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, मोनू स्लैप्ड, अब यहाँ देख लो, दो ऑप्शन मिल गया तो बाकी यही वाला सही है। मोनू स्लेप्ट टिल 10 o'clock एकदम सही है। गुनगुन वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, टू, ये भी सही है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं, दिल खुश हो जाना चाहिए। जो मैं चीज बता रहा हूँ ये सिर्फ एक क्लास में, केवल प्रीपोजिशन वाले पॉइंट एक क्लास में होते हैं। ठीक है, आपको ढेर सारी चीजें ऐसे रोज बताई जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है जी, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस रिलेटेड टू प्रीपोजिशन एट इज इनकरेक्ट, एट से रिलेटेड कौन सी बात गलत है भाई, देख लो। दे स्टार्टेड ऑन द इवनिंग ऑफ द 8th एट 7:30, जब भी कोई एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम का ऐड का प्रयोग करो। आई सडनली वोक अप इन मिडनाइट, नहीं, पार्ट ऑफ द डे की बात करोगे तो ऐड हो जाएगा, बस यही यहाँ पे गलत है। चलो आगे, स्वरा और अ न्यू आउटफिट एट दिवाली, एकदम सही है। फेस्टिवल की बात करोगे, त्योहार की बात करोगे, एट का प्रयोग करो। आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द मीटिंग, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें दूसरा वाला गलत था, एट मिडनाइट होना था। ठीक है, बाकी सब कुछ सही है।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है जी। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, फिर देखते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, आपके शायद 2016 के पेपर में आया था। ठीक है, किस पेपर में आया था ये आप लोग को तुरंत बताना है, किस पेपर में आया, ये आपके एग्जाम का पेपर है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। राम हैव नेवर सीन हर ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड सिंस यू विश इट शैल बी डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ये इच्छा है तो ये कर दिया जाएगा। सिंस यू विल नॉट वर्क, यू विल नॉट वर्क, यू शैल नॉट इट, चूंकि तुम कठिन वर्क नहीं कर रहे हो इसलिए तुमको खाना नहीं मिलेगा। सिंस दैट इज द केस, चूंकि इस प्रकार का केस है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। तो ये तीनों सही है, चौथा वाला गलत है। चौथा, पहला वाला जो सिंस का यूज है वो थोड़ा समझना भी है। यहाँ पे जो फार आया है वो गलत है, जो यहाँ पे फार आया है वो गलत है। और ये ध्यान देना है कि ये जो फार आया है यहाँ पे सिंस का यूज होगा, इसके लिए एक नियम समझना होगा। आप ध्यान दें। अच्छा, यूपी 2013 में क्वेश्चन आया है, रीता बता रही है आईपीएससी 2019 में भी आया, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ ध्यान दें, राम हैव नेवर सीन हर। बताओ भैया ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन है, रट लो अपने दिमाग में, ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन है जो अपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करता है। क्या करता है, अपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करता है और अपने बाद क्या करता है भैया, पास्ट इंडेफिनिट। याद कर लो, तो अपने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, अपने बाद पास्ट इंडेफिनिट, अपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट, अपने बाद पास्ट इंडेफिनिट, याद रखना। और ये क्या सेंस क्या देता है, जब से तब से। ठीक है, जैसे क्या होगा कि राम हैव नेवर सीन, राम हैव नेवर सीन। अच्छा ये ठीक है, ये करेक्ट कर लो, ये यहां सिंस यू, ठीक है, विल नॉट वर्क यू शैल नॉट इट, तो यहां पे डू नॉट कर लो। ठीक है, डू नॉट कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको डू नॉट कर लो। ठीक है, यहां फिलहाल आते हैं, राम हैव नेवर सीन हर, राम ने उसे तब से नहीं देखा है जब से दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड, वह दुर्भाग्यशाली घटना घटित हुई। ठीक है, यानी राम ने उसे तब से नहीं देखा है जब से वह अनऑस्पिशियस या वह दुर्भाग्यशाली घटना घटित हुई। तो जब से तब से के मीनिंग वाले में ऐसा होता है, तो आप लिख सकते हैं सिन से पहले लिख लें प्रेजेंट परफेक्ट, बाद लिख लें पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पे लिख लें हिंदी में जब से तब से। तो जब जब से तब से सेंस होगा तो ये होगा। स्मिता ने एक सेंटेंस लिखा है कि इंडिया, सिंस इंडिया लॉस्ट मैच आई हैव नॉट वॉच्ड मैचेस। ठीक है, ये तो आपने दूसरा यूज बोला। आई हैव नॉट सीन हर सिंस आई केम, ये ठीक है सीमा यादव, मैंने उसे तब से नहीं देखा है जब से मैं वहां आया। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज टारगेट नहीं पूरा, 9 बज गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है इन रिगार्ड टू कंजंक्शन। कंजंक्शन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। देखते हैं भाई, राम हैव नेवर सीन हर फॉर दैट, ये तो हो गया भाई, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, इसमें आपका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लें। टुनटुन सेड हाउ क्लेवर आई एम, ये तो बहुत आसान है। टुनटुन सेड, अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, हाउ क्लेवर आई एम। अब यहीं पे मैं आप लोग को एक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी बात बता रहा हूं। आप सभी को पता है ट्रांसफॉर्मेशन, हमने अभी आपने देखा कि असर्टिव का कैसे हमने इंट्रोगेटिव बनाया, उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है उसका असर्टिव कैसे बनाएंगे। हाउ क्लेवर आई एम, तो क्या होगा, आई एम वेरी क्लेवर। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, आपको करना क्या है, जो भी एक्सक्लामेटरी रहता है आपको उसे क्या करना है, असर्टिव बना देना है, एकदम सिंपल वे में। वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज भी करना है। तो पहले तो आप ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड का यूज करके आप इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बना लें। उसके बाद अगला तरीका क्या है, टुन टुन सेड। अब उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता है जिसका आपको बनाना है इनडायरेक्ट, तो आप कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं दैट। तो यहाँ कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट। तो क्या हो जाएगा, टुन टुन सेड दैट, ये हो गया। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उसको आपने असर्टिव बना दिया, उसको इसके बगल में लाके रख दो। तो टुन टुन सेड दैट आई वाज वेरी क्लेवर, गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोनाउन बदलना है, आई को बदलना है। आई बदलेगा टुनटुन के हिसाब से, तो टुनटुन के हिसाब से जब बदलेगा तो आप यदि उसको मेल मानते हो तो ही करो और फीमेल मानते हो तो सी करो, हो गया ऑप्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि हमने टुनटुन को एक मेल की तरह मानते हुए ही माना है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो जब भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा आप उसे असर्टिव बना लेंगे, पैस जब भी आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उससे पहले। ठीक है, और जो सेड या सेड टू होता है वो क्लेम्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं जल्दी से, और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच पेयर इज इनकरेक्ट इन रिगार्ड टू सिनोनिम, सिनोनिम के संदर्भ में कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, जल्दी से बताएं। लैकोनिक का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है,
बहुत कम बोलने वाले को लैकनिक बोलते हैं, और इसी से वर्ड बना है ब्रीफ, यानी ब्रीफ में कोई चीज बात कही जाए, तो ये बहुत सिंपल है। डिफरेंस का मतलब होता है किसी को रेस्पेक्ट देना, ठीक है, तो रेस्पेक्ट वाला अपने आप हो गया, एक एक पकड़ लो बस। एग्जेम्प्ट का मतलब किसी चीज में किसी चीज को अलग करना, छूट देना, इंक्लूड न करना, तो यानी इसका मतलब आप उसे एक्सक्लूड कर रहे हो, तो ये तीनों सही है सिनोनिम, इसका मतलब चौथा वाला गलत है। वेनिटी का मतलब होता है घमंड, खोखलापन, किसी के अंदर घमंड होता है तो खोखलापन ही होता है, ठीक है। मॉडेस्टी ह्यूमिलिटी तो हमेशा अच्छे लोगों में होती है, तो यही वजह है कि यहाँ पे वेनिटी गलत है। और वेनिटी का ये एक तरह से देखा जाए तो ये एंटोनिम होगा। अगर सिनोनिम की बात करें तो आप सभी जो है एरोगेंस, वैनिटी, बिल्कुल सही है, एरोगेंस आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द इनकरेक्ट ईडियम ऑफ द गिवन वर्ड। ईडियम बताना है, इनकरेक्ट कौन है, मैचिंग आपको बताना है। देखो एक साथ कितने आपको तैयार कराए जा रहे हैं। और हेयर्स ब्रेथ, एक हेयर्स की कितनी चौड़ाई होती है आप सभी को पता होगा, हेयर बाल, बाल लंबा चाहे जितना हो जाए, चौड़ा तो बहुत कम होता है, तो वही कह रहा है टेलिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट, इसी चीज के बारे में, बहुत थोड़ी कोई चीज हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन अ फ्लटर का मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट। हॉर्न, हॉर्नेट्स नेस्ट, ये गड़बड़ है। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। मीट, मीली माउथ है, मतलब अगर मुंह में खूब भोजन भरे हुए हो तो क्या आप बोल पाओगे, कुछ कह पाओगे, तो नहीं कह पाओगे, तो ये भी चौथा वाला भी है, तो तीसरा वाला यहाँ पे गलत है, इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो विच पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्ड्स टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, टॉर्टुअस, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसको कहेंगे टार्टुअस सिचुएशन है, ठीक है भैया। द एरिया नियर आर सराउंडिंग आर पर्टिकुलर प्लेस, किसी प्लेस के अगल बगल के एरिया को हम विसिनिटी बोलते हैं, नेबरहुड बोलते हैं, नेबरहुड उसी को विसिनिटी, ठीक है, पड़ोस का एरिया, लोकेलिटी, ठीक है। द फैकल्टी आर पावर ऑफ यूजिंग वंस विल, अपनी इच्छा को पूरा करने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, इस फैकल्टी को क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा को प्रदर्शित करने की, तो इसे बोलते हैं, ठीक है। जल्दी से आप सभी को बताना, सैबोगेट का तो मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना, ठीक है। तो अब बताइए, इसको बोलते हैं वलीसन, VOLITION, ठीक है, वलीसन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। टू मूव बैक एंड फोर्थ, यानी इधर उधर घूमना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेवर्स, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। जब आप इधर उधर घूमते हैं, ट्रेवल अक्रॉस एंड थ्रू, किसी चीज के आर पार चले जाएं, घूम जाएं, ठीक है, किसी देश के चारों तरफ घूम जाए, किसी जंगल को चारों तरफ घूम जाए, तो आप वहां करेंगे ट्रेवर्स, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं करेंगे नीलम, वीडियो आपके पास है, इसके दोबारा रिपीट करके आप देख लीजिएगा, अदरवाइज क्लास लंबी हो जाएगी। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग की बात करते हैं, आप ध्यान दो। नेक्टर की स्पेलिंग जल्दी से बताना क्या होगा, क्या गड़बड़ी है, जल्दी। नसेसरी में क्या गड़बड़ी है, एक ही जगह ई होगा। पंक्चुएशन में एन गायब है। पंजेंट एकदम सही है, पंजेंट मतलब होता है तीखा, ठीक है, कोई चीज शार्प हो, तेज हो, ठीक है, तो उससे पंजेंट बोलते हैं। नेक्टर में ए होगा, बहुत सही। चलो, तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, तीन यहाँ पे जो गड़बड़ियां थी, और बाकी जो अंतिम सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और ये आपसे पूछ रहा है कि डिक्शनरी के हिसाब से आपको इसे अरेंज करना है। तो देखो भाई, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले ए आता है, ए आता है, तो ए आ गया, ई, ठीक है, तो ए आया, ए आया। अब आगे देखते हैं, तो जी पहले आएगा, एल बाद में आएगा, तो यहाँ पे पहला सही है, ये वाला सही है एकदम। फिर एल आएगा, फिर उसके बाद ए के बाद सीधे ई आ गया, सही है भाई। फिर ई के बाद एन आ गया, यानी ये डिक्शनरी के हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा, ए, ठीक है। पंक्चुएशन का एक क्वेश्चन हम शामिल नहीं कर पाए, वेरी सॉरी, अगले बार वाले टेस्ट में शामिल किया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर, सभी को समझ में आए कि नहीं, जो भी आप लोग अपनी फीलिंग को, ठीक है, कितना मजा आया, कितना एक क्लास में मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता था। और मुझे अभी तुरंत 9 बजे से एक और क्लास लेनी थी, ठीक है, जो कि लेट हो गया है 10 मिनट, ठीक है। तो ये क्लास आप लोग के लिए बहुत तैयारी के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके आया जा रहा है, और मैंने कहा कि इस क्लास के लिए ना मैं 1000 रुपये भी मंथली मांगता तो मुझे बच्चे देते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 200 रखा है, सिर्फ इसलिए कि इस बार मैं किसी का पैसा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सब सेलेक्ट हो जाओ, दुआएं दो, हैं, और इसलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूँ इस बैच में, इसलिए मैंने बहुत कम फीस रखी है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग बच्चों को शामिल करें, और और अपने फ्रेंड्स को और अपने साथियों को जोड़ें। मैंने 100 स्टूडेंट का टारगेट रखा था, लेकिन आप लोग नहीं पूरा कर पाए, ठीक है। प्लीज़ आप लोग प्रयास करें, 100 तो कम से कम होना ही चाहिए, इतनी अच्छी क्लास के लिए, और बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल टारगेट रखते हैं 100 का, पहला आप लोग अपने फ्रेंड्स में सब जगह भेजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस ग्रुप में जोड़िए, ठीक है। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल के टेस्ट में। आप सभी को कल टेस्ट ठीक 7 बजे शेयर किया जाएगा, तैयार रहिएगा, हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक को अपने किसी बुक से जिससे रीड किया फिर रीड करिए, ऐसा रोज रोज रीड करिए, रोज रोज रिवाइज होगा।
ठीक है, सभी को गुड नाइट। कई सालों से तैयारी करने के बाद भी क्या आप सरकारी नौकरी से वंचित हैं? वो भी केवल इंग्लिश ग्रामर की वजह से? क्या आपके सिलेक्शन में ग्रामर ही सबसे बड़ी बाधा है? क्या आप भी ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी बार बार याद करने पर भी भूल जाते हैं? तो आपकी इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एसके सर लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी का ऑल इन वन बैच, जिसमें आपको SSC, TGT, PGT, बैंकिंग, स्कूल ओलंपियाड्स, NDA, CDS, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और सिविल सर्विसेज CSET जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बेसिक टू एडवांस लेवल पर कराई जाएगी और साथ ही आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये ऑल इन वन बैच आपको मिलेगा मात्र 200 रुपए पर मंथ के अट्रैक्टिव प्राइस में। तो बिना वक्त गवाए आज ही ज्वाइन करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें।